स्टार्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में एक खुश खबर भी रही। वह यह कि मानव आवाजाही कम होने से वन्य जीवों की संख्या में इजाफा हुआ। लेकिन चिंतित होने वाली खबर यह है कि वन्य जीवों के व्यापार से उनकी आबादी में औसतन 62% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल करीब 10 करोड़ वनस्पतियों और जानवरों की तस्करी होती है। वन्य जीवों का यह व्यापार सालाना करीब 1,45,418 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन की यह रिपोर्ट तब और चिंता बढ़ा देती है जब हम आज विश्व बाघ दिवस मना रहे हैं। पैरा कहने के लिए भारत में साल दर साल बाघ अभयारण्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां अभयारण्य घोषित किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या इसी अनुपात में बाघों की आबादी बढ़ी है। 1973 से अब तक टाइगर प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन बाघ जैसे वन्य जीवों की संख्या अभी भी अंगुलियों पर गिनने भर जितनी है। 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में सिर्फ 2,967 बाघ हैं। इनमें 526 बाघ मध्य प्रदेश और 524 कर्नाटक में हैं। बाघों की आबादी नहीं बढ़ने का प्रमुख कारण उनके अधिवास क्षेत्र में कमी और बढ़ती मानव दखलंदाजी है। पैरा ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बाघों के लिए देश भर के टाइगर रिजर्व पूरी तरह सुरक्षित हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट कहती है कि हर साल करीब 56 बाघों की मौत हो जाती है। यह आंकड़े हैरान करने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाघों की रहवास देने के लिए बनाए टाइगर रिजर्व ही उनके लिए असुरक्षित बन गए हैं। 7 साल 2022 से 2019 के आंकड़े तो बहुत चौंकाते हैं। इन 7 सालों में देश भर में 750 बाघों की जान गई। इनमें से 52% बाघ टाइगर रिजर्व के भीतर ही मारे गए, जबकि 254 यानी 33.8% बाघ जंगल से बाहर मरे हैं। वन अधिकारी इन मौतों की वजह बाघों में आपसी संघर्ष और शिकार की घटनाएं बताते हैं। पैरा देश में जिस तरह टाइगर रिजर्व और उनके आसपास के क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं, वह बाघों के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। बाघों के संरक्षण के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उनके रहवास को पूरी तरह संरक्षित रखने की है। टाइगर रिजर्व को मानवीय दखल से दूर रखना होगा। बाघों के शिकारियों पर नकेल कसने के लिए बेहतर आधुनिक सिस्टम विकसित करना होगा। जंगल सुरक्षित रहेंगे तो अभयारण्यों के अनुपात में बाघों की संख्या भी बढ़ेगी। पैरा इस दौरान क्या लाइसेंस राज से वाकई आम जन को मुक्ति मिल सकी? तब व्यवस्था सरकारी मंजूरियों और नियमों के मकड़ जाल में फंसी थी। उद्योग कारोबार नहीं बढ़ पा रहे थे। उपभोक्ता को विकल्प नहीं मिल रहे थे। लंबा इंतजार भी करना पड़ता था। एक स्तर पर लाइसेंस राज खत्म हुआ, पर औद्योगिक क्षेत्र में यह प्रक्रिया अब भी पीछे है। अब उदारीकरण की प्रक्रिया को अगले स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है। दुनिया से मुकाबला करने के लिए ढांचागत सुविधाओं को सुधारना और नौकरशाही की दखलंदाजी
का घटना ज़रूरी है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से हमारे देश की छवि को बहुत नुकसान पहुंचता है, इससे तो ज़रूर बचना चाहिए। कोई भी निवेश करने से पहले चाहेगा कि खेल के नियम बार बार न बदले जाएं। वह तो बिल्कुल न हो कि पहले के समय से ही उसे लागू कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि भारत रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स व्यवस्था की ओर बढ़ रहा हो, पर और स्पष्टता की दरकार है। इन 3 दशक में कृषि क्षेत्र को क्या मिला? सुधार की ज़रूरतें क्या हैं? उदारीकरण का बहुत ज़्यादा फ़ायदा कृषि क्षेत्र को नहीं हुआ। हमारी 40% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, पर कृषि क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा अब घटकर 15% रह गया है। कृषि पर इतने ज़्यादा लोगों की निर्भरता की एक वजह मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा अवसर पैदा नहीं कर पाना है। आबादी बढ़ेगी तो यह मुद्दा और गंभीर होगा। कृषि क्षेत्र में हमें उत्पाद की बर्बादी को रोकने पर ध्यान देना होगा। फॉरवर्ड मार्केट विकसित करना होगा। किसान को फसल लगाते समय कीमत का अंदाज़ा होना चाहिए। कृषि के आधुनिकीकरण की भी ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र में जो सुधार घोषित किए गए हैं वे कुछ हद तक बाजार उन्मुख थे। इनको लेकर और ज़्यादा सहमति बनाने की ज़रूरत है। किसानों के लिए कीमत संबंधी सेफ्टी मैकेनिज़्म तैयार हो। ढांचागत सुविधाओं की ज़रूरत है। इन्हें निजी क्षेत्र लाता है तो उसे बढ़ावा देना चाहिए। यह भी देखना होगा कि नियम और सुधार का लाभ किसानों तक पहुँचे। नज़र भी रखनी होगी मौजूदा व्यवस्था रोज़गार व कौशल विकास के लिहाज से कितनी कारगर रही है। हमारे यहाँ उदारीकरण से श्रम केंद्रित नहीं बल्कि पूंजी केंद्रित उद्योग विकसित हुआ। ज़रूरत ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने की है जो ज़्यादा से ज़्यादा श्रम के अवसर पैदा कर सकें, जैसे कपड़ा, स्वास्थ्य, विनिर्माण। हमें मानव पूंजी पर निवेश करना होगा, उनके कौशल को बढ़ाना होगा। हर आदमी डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं बनेगा। कुशल व प्रशिक्षित बढ़ई या इलेक्ट्रीशियन भी तैयार करने होंगे। आगे इनकी मांग बढ़ेगी। कोरोना ने अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौतियां ला दी हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर हमारी आंखें खुलनी चाहिए। हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत किया, पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर बना रहा। महामारी ने अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ाई है। इस खाई को पाटना होगा। भ्रष्टाचार कितना दूर हो सका? आधार, जनधन, बैंक खाते और मोबाइल की त्रिमूर्ति ने लोगों तक पहुंचने वाली सरकारी योजनाओं में रिसाव को बहुत कम किया है। लेकिन समग्र रूप से देखें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 1995 में जो रैंकिंग 35 थी वह 2011 से 13 में 95 हो गई। यानी उदारीकरण के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ा ही। हमें बहुत पारदर्शिता और व्यवस्थागत बदलाव की ज़रूरत है। अच्छे आर्थिक फैसले क्या राजनीतिक फ़ायदा भी पहुंचाते हैं? कुछ ऐसे कदम होते हैं जिन्हें गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स दोनों श्रेणी में रखा जा सकता है। सड़क बनाएंगे तो ढांचागत सुविधा बढ़ेगी, व्यवस्था की कार्य कुशलता बढ़ेगी
और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जिन इलाकों से गुजरेगी वहाँ विकास आएगा। बहुत से सुधारों के परिणाम मिलने में 4-5 साल या ज़्यादा भी लग जाते हैं। राजनीतिज्ञों के पास इतना धैर्य नहीं होता। ऐसे सुधार मुश्किल होते हैं, पर साहस किया जाए तो मध्य अवधि में लाभ दिखने लगता है।